जब भी कोई माँ बाप अपनी बच्ची की शादी करे, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। देखभाल के तसल्ली करके शादी करें, कभी किसी पे एतबार ना करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल क्लिक से आपकी मेज़बान साइमा शहजाद एक बार फिर से हाजिर है। नाज़रीन, लाहौर के इलाके धर्मपुरा में पेश आया एक और दर्दनाक वाक़या। एक हवा की बेटी पर जुल्म किया गया कि उसकी 3 साल बच्ची, जो इस वक्त आप देख भी सकते हैं अपनी नानी की गोद में बैठी है, इस बच्ची पर से माँ का साया जो है वो छीन लिया गया। बात करते हैं इनकी वालिदा से। हमारे साथ मौजूद है रेहाना बेगम, जो कि उस वक्त घर में ही मौजूद थी जब ये वक़ुआ पेश आया। तो इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरह से ये वक़ुआ पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेहाना बेगम, ये बताएं कि आपकी बच्ची की जो जिसका नाम कमल था, 22 साल जिसकी उम्र थी, उसकी शादी को कितना अरसा हुआ था? 8 साल हो गए बच्ची की शादी को। और ये बच्ची की उम्र तकरीबन कितनी है? 3.5 साल। 3.5 साल। जो आपका दामाद है जिसका नाम सनाउल्लाह है, उसकी जो नेचर है वो कैसी थी, कैसा शख्स था, और शुरू दिन से उसका आपसे रवैया आपकी बेटी के साथ किस तरह था? 1.5 साल तक तो बच्ची हमारी, अल्लाह का शुक्र है, अपने घर में बिल्कुल ठीक रही है। कभी कोई इस तरह की कभी कोई चीज़ हमें नज़र आई ही नहीं है। होता ना, माइनर से भी एक चीज़ हमें नज़र आती तो हम उसको नोटिस में लेके आते। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ माशाल्लाह। वो रोज़ फ़ोन करें, बेटा आज किधर हो, हम फ़लाँ होटल में खाना खा रहे हैं, आज किधर हो, हम फ़लाँ होटल में फ़िश खा रहे हैं। मतलब कि 1.5 साल तक उस बच्ची ने घर में पका के नहीं खाया। और जो आपका दामाद है जिसका नाम सनाउल्लाह है, वो उसकी कितनी उम्र थी और वो करता क्या था, मतलब काम क्या करता था? एज बच्चे की 28 साल है और फास्ट केबल की फैक्ट्री में मैनेजर था जब हमने शादी की। जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा ना, तो ये बच्ची पैदा हुई थी। तो बेटी इधर ही थी मेरे पास 1.25 महीना करने के लिए ना। तो ये मेरी बच्ची बीमार थी, तो 3 महीने बच्ची मेरे पास रही। ये दिसंबर की पैदाइश है। तो उन दिनों में बच्ची बीमार थी, तो हमने ना कहा बेटा 1.25 महीना तो हो गया है, लेकिन ये ठीक नहीं है, वहाँ कौन सी तुम्हारी सास है, अभी तुम इधर ही रहो। 3 महीने रही तो लॉकडाउन लग गया। वो इस 3 महीने मज़ीद बच्ची हमारे पास रही, यानी कि 6 महीने आप? 6 महीने रही। और उन दिनों में इसकी फर्म बंद हो गई, फिर ये ऑटो रेंट पे चलाने लग गया। अच्छा, फिर उसके बाद काम कारोबार ठीक करता था। आपकी बेटी के साथ उसका रवैया बाद में कैसा था जब उसका काम ख़त्म हो गया? बस जब काम ख़त्म हो गया तो आपको पता ही है, फिर जब पॉकेट में पैसे नहीं हैं तो फिर हालात कैसे होते हैं। वो दिन ब दिन हालात ख़राब ही होते गए। मारता था आपकी बेटी पे, तशद्दुद करता था या उसके साथ लड़ता झगड़ता था, कैसा था? नहीं, 1.5 साल तक तो उसने बच्ची को कुछ नहीं कहा माशाल्लाह। उसके बाद से? जी, ये बच्ची जब पैदा हुई है ना, तो उनके घर में जो बहू बेटी पैदा कर लेती उसको अच्छा नहीं समझा जाता। तो उसी के बाद लड़ाइयाँ शुरू हो गई। उसका, आपकी बेटी का जो ससुराल है उसमें कौन कौन था, उस घर में कौन कौन रहता था? वो 7 भाई हैं, 1 बहन है। बहन शादरा ही अपने घर में रहती है, बहन भाइयों से अलग। बाकी 7 भाई जो हैं वो सारे इकट्ठे ही रहते हैं। यानी कि वो साथ के साथ शादीशुदा थे, उनकी बीवियां भी साथ रहती? ये सबसे छोटी जगह पे गई है, सब मैरिड हैं, सबके अपने मतलब कि अलग अलग घर हैं एक ही जगह पे, एक ही घर में, लेकिन अलग-अलग सारे अपना-अपना सेपरेट रहते? हाँ, सारे सेपरेट हैं। बाकियों का रवैया आपकी बेटी के साथ ठीक था? माशाल्लाह सबका रवैया बच्ची के साथ ठीक था। फिर किसको एतराज़ था, बच्ची क्यों पैदा हुई? मतलब आपने बोला ना कि जब बच्ची पैदा हुई इसके बाद उनके जो है वो रवैये बदल गए। उसका 5th नंबर वाला जो जेठ है ना, सनाउल्लाह का भाई, वो हालांकि खुद 3 बेटियों का बाप है, लेकिन उसको क्या मसला था बस वो बच्ची पे गलत नज़र रखता था। आपकी बेटी पे? जी। तो बच्ची ने अपने मामू बड़े को बताया भी कि मामू ज़रा, अपने मामू से ज़रा काफ़ी अटैच है। यानी कि जो आपकी बेटी है उसने आपके भाई को बताया, अपने मामू को बताया कि मेरे साथ इस तरह से मामला चल रहा है, जो जेठ है उसका 5वें नंबर वाला वो गलत नज़र रखता है। हाँ जी, हाफ़िज़े कुरान है वो, नमाज़ी परहेज़गार है। उसके भाई ने यकीन ही नहीं किया कि मिसेज़ ने मुझे बता दिया है, तो मैं कोई उसका बैक रिस्पॉन्स तो दूँ, भाई से बात तो करूँ। उसने अपनी बीवी को गलत समझा, उसने कहा मेरा भाई ऐसा कर ही नहीं सकता। अच्छा, आपको भी बेटी ने बताया, आपने मियाँ को भी बताया, मियाँ ने उस पर यकीन नहीं किया, फिर आपने इस बात पे दामाद के साथ बात की, क्या हुआ फिर? बड़े भाई ने मुझे बुला लिया, उसने कहा कि फ़ौरन चलो, मानो के घर चलना है। मैंने कहा हुआ क्या? कह रहे चलो बताते हैं रास्ते में। भाई ने मुझे रास्ते में बताया, मेरा बड़ा बेटा, मैं, मेरा भाई, हम उनके घर गए हैं, सुबह 6 बजे पहुंच गए हैं। जाके हमने बातचीत की है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है। मैंने कहा बात ये कि हम अपनी बच्ची को नहीं रहने दे सकते, ये बहुत ज़्यादती है हमारी बच्ची के साथ। तो बच्ची ने भी ये कहा कि मैं गैरतमंद ख़ानदान की बेटी हूँ, मैं कोई बगैरत नहीं हूँ। तो मैं अपने शौहर को, उसने कहा कि मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी। हमने पैसे दिए हैं बच्ची को अलग घर लेके देने के लिए,
हमने कहा कि ठीक है, अगर आप लोग इधर नहीं रहना चाहते तो मेरे हस्बैंड ने 10 लाख रुपया दिया है। उन्होंने कहा कि आप अपना अलग घर ले लो, 2 लोग हो आप, छोटे से घर में गुजारा हो जाएगा। तो पैसों का कोई पता नहीं पैसे किधर गए हैं। वो भी आपके दामाद ने खा लिए? हाँ जी, कोई आज तक कोई पता नहीं है कि वो पैसों को उसने क्या किया है। वो अगर बात करते थे तो उल्टा लड़ाई होती थी। जेवर भी बच्ची का हमने 5 तोले जेवर डाला, वो भी सारा खा लिया बच्ची का उन्होंने बेच के। फैसल के साथ मिलके मैं बिज़नेस करने लगा हूँ। अच्छा, तो यानी जो जेठ जो है अपनी भाभी पे गलत नज़र रखता था, वही अपने भाई के साथ मिलके पैसे खाता रहा। हाँ जी, वही खाता रहा। जेवर भी दोनों भाइयों ने मिल के बेचा है। ये मेरी बेटी का ससुर भी गवाह है इस बात का, पूरा ख़ानदान गवाह है उनका कि फैसल ने और सनाउल्ला ने मिल के सारा जेवर बेच लिया। बिज़नेस कोई नहीं किया इसने कि अभी अपना घर मिल नहीं रहा। 4 मंथ ये रेंट के घर पे रहे हैं। उसके बाद ये मेरी बेटी को लेकर अपने बड़े भाई के घर चला गया। वो जो सबसे बड़ा भाई है इनका, वो मरीद के रहता है। ये 6 भाई इधर रहते हैं, एक उधर रहता है। वो कोई 16-17 साल से इनसे अलग हो गया हुआ है। ये वहाँ लेके चला गया। वहाँ भी बच्ची ने कहा कि मम्मा मैं इधर सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं अपने घर आना चाह रही हूँ, क्योंकि ये इधर काम करता नहीं है तो ये मुझे कब तक खिलाएंगे, मुझे शर्म आती है। मेरे हस्बैंड ने फिर कहा, कहते हैं बच्ची को घर ले आओ। ससुर ने फिर फ़ोन किया कि बेटा आपका अपना घर है, आप वापस आओ, आपके साथ कोई कंप्लेन आपको नहीं मिलेगी, कोई ज़्यादती नहीं होगी, आप अपने घर आ जाओ। वो मेरा दामाद जो है ना, बच्ची मेरी को इधर नहीं लेके आया, अपने घर ले गया बाप के कहने पे। बच्ची 3 महीने ठीक रही है अपने घर, कोई कंप्लेन हमें बच्ची ने नहीं दी कि इनकी तरफ से मुझे कोई कंप्लेन है, होती तो मैं बताती। 3 मंथ के बाद बच्ची ने फिर बताया कि मम्मा मैं नहीं अब इधर रहना चाहती हूँ। मतलब उसने अपने मामू को मैसेज किया है। उसने अपनी बीवी को जो मोबाइल दिया हुआ था अपने नाम की सिम लेके वो छीन लिया कि अपने तुमने घर में किसी से कोई राब्ता नहीं करना। तुम्हारा मामू सुबह 6 बजे हमारे घर आके तमाशा लगा के गया, तो आज के बाद तुम्हारी माँ भी हमारे घर ना आए और तुम्हारा मामू भी ना आए, तुम्हारे भाई को इजाज़त है वो मिल सकता है। बड़े भाई जो है ना, उसने फिर अपने मामू को कहीं मैसेज कर दिया कि मामू जी मुझे बचा लें, ये लोग मुझे मार देंगे। आपकी बेटी ने मैसेज? जी, भाई मेरा अनपढ़ है, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा और कॉल की, चेक करो ये मुझे मैसेज आया मानो का। हम फ़ौरन भागे हैं, सुबह गए हैं, जाके हमने कहा हम बच्ची नहीं छोड़ेंगे, बच्ची हम अपने घर ले आए हैं। ये तकरीबन कितनी देर पहले का बात? 11वें महीने की 3 तारीख को बच्ची का हम लेके आए हैं, 11 महीने हो गए हैं। यानी उस वक्त से अब तक बच्ची आपके पास रह रही? हाँ जी, बच्ची हमारे पास ही रह रही थी। उस दौरान इसने रमज़ान का आखिरी अशरा हमारे पास गुजारा है, माफ़ी मांगी, हाथ पाँव जोड़े इसने, हमने माफ़ कर दिया। उसने हमें एतबार में लेके मारा है, यानी कि तब भी माफ़ कर दिया। वो हमारे पास 10 दिन रहा है। चांद रात को बच्ची के कपड़े लेने गया, आज तक वापस नहीं आया। ये 30 तारीख को वापस आया है। हफ्ता पूरा कालें करता रहा कि आपकी मेहरबानी है, मेरी गलतियों को माफ़ करें। तो मुझसे गलती हो गई है, तो मैं आइंदा आपको कोई कंप्लेन नहीं दूँगा। हमने कहा ठीक है, ये बातें फ़ोनों पे नहीं होती, आप घर आओगे ना बेटा फिर बात होगी। कहता अभी मेरी बच्ची से तो मिलवा दें। मैंने कहा आपने जब आना है ना घर, मुझे कॉल करके आनी है। तो मैं अभी कहीं महफ़िल है, मैं वहाँ जा रही हूँ। तो कहता है कब आएँगे आप? मैंने कहा यही 6:30-7 बजे तक आ जाऊँगी। इसने मुझे 4 बज के ना तो 44 मिनट पे कॉल की है कि माँ जी मैं घर के बाहर बैठा हुआ हूँ, तो मुझे बच्ची से मिलना है। मैंने कहा मैंने तुम्हें कहा था मुझे कॉल किए बगैर नहीं आना, तुम मियाँ बीवी फिर ना लड़ पड़ो, मेरी मौजूदगी में आना। तो तुम इस तरह घर कोई भी नहीं है तो तुम क्यों आए हो? खैर कहता अब मैं आ गया हूँ तो मुझे मिलवा दें आप। मैंने छोटे बच्चे को कॉल की, मैंने कहा बेटा भाई को ले जाओ जाके ना, तो आप ही से मिलवा दो। इसको वो बच्चे सारे आप ही कहते हैं बेबो को। वो ले आया, इसको बच्ची को मिलवाया, मिलवा के 15-20 मिनट बैठा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा बैठा होगा, इससे ज़्यादा नहीं बैठा। बाहर गया तो घर हमारे घर की गली में ही ना उसने बच्चे मेरे छोटे बेटे को ना 10,000 रुपया दिया। मुझे शौक लगा इस बात का कि आज तक तो उसने 1,000 रुपया नहीं बच्ची को दिया। बच्ची की ज़ात के लिए? इस बच्ची की ज़ात के लिए दे के गया है कि इसके लिए अगर कोई ज़रूरत की चीज़ है तो लानी है तो वो ले आए। मैं ईद पे कुछ नहीं ला सका, तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की। मैंने कहा कि इस तरह ना मोहसिन ने मुझे बताया है, छोटा बेटा सबसे छोटा उसका नाम मोहसिन है, 14 ईयर्स का है। तो मैंने कहा कि उसको वो दे के गया 10,000, तो मेरी समझ से बाहर है ये चीज़। कहते चलो खैर कोई बात नहीं, देखते हैं। कि जब आपके साथ दोबारा उसने रब्ता किया कि मैं मिलना चाहता हूँ, आना चाहता हूँ, माफ़ी मांगी, तो फिर ये वाक़या किस तरह पेश आया? मतलब आपको उसने पता भी नहीं चलने दिया और आपके घर में ही अंदर आके उसने ये काम किया? 10:30 बजे उसने मेरे हस्बैंड को कॉल की है कि पापा जी आपकी मेहरबानी है, मैं आपके पाँव पकड़ लेता हूँ, मुझे माफ़ कर दें, आप नहीं बीच में आए, मैं अपनी बीवी को मना लूँगा। कहते हैं ठीक है बेटा, आखिरी में चांस देते हैं, ये लास्ट चांस है, मना के देख लो, अगर मानती है तो ठीक है, वरना बेटी हम उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं बेचेंगे। तो कहता ठीक है, फिर मैं मरीद के आया हूँ, फ्री होके आता हूँ।
मेरे छोटे बच्चे को उसने कॉल भी की, आप इससे बात कराओ, उसने बात करा दी। बच्ची को उसने कहा कि मैं आता हूँ, अभी मरीद के आया हुआ हूँ रिक्शे पे सवारियाँ लेके, फ्री होके ना तो फिर मैं घर आता हूँ, बैठ के बात करते हैं। उसने कहा ठीक है। घर आया 2:25 पे, 2:25 पे हमारे घर आया, 2:30 बजे। दरवाज़ा मैंने ही खोला है, ऊपर चले गए हैं, बैठे हैं। इसने आते ही उसके पाँव पकड़ लिए हैं, हाथ जोड़े हैं, माफ़ी मांगी है। कहती मामा मैं भी एक औरत हूँ, तो गुनाहगार कर रही है मुझे, तो ठीक है मैं इसे लास्ट चांस दे रही हूँ। उसने कहा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए मुझे माफ़ कर दो। कह रही अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए तो मैंने पता नहीं कितनी बार माफ़ किया है, तो ये आखिरी बार माफ़ कर रही हूँ। मुझे कहती मामा अगर इसके बाद कोई कंप्लेन दी ना इन्होंने मुझे, तो मैं इनके घर नहीं जाऊँगी। मैंने कहा बेटा हम अब भी फोर्स नहीं कर रहे और नेक्स्ट भी नहीं करेंगे। आप अब भी नहीं जाना चाहती तो हमारे पास गंद नहीं है, एक ही तो बेटी हो, तुम्हारी कोई रोटी हम पे महंगी नहीं है, तुम सुकून से बैठो। कहती नहीं मामा मैं एक बेटी है मेरी, तुम बच्ची की खातिर। जी मैं बच्ची की खातर जो है ना अपना घर ख़राब नहीं करूँगी, मैं इन्हें लास्ट चांस दे रही हूँ। ये बच्ची पकड़ लिया, दोनों ने हंस खेल रहे हैं, बैठे हैं, गप्पे लगा रहे हैं। तो मैं भी नीचे आ गई हूँ, आके तो ये ऊपर ही थे, मैं नीचे आ गई हूँ आके, तो मैं अपने छोटे बेटे के साथ सो गई हूँ। हस्बैंड मेरे तो इस्लामाबाद होते हैं, तो बड़ा बेटा और बड़े से छोटा बेटा और मेरी बहू वो ऊपर वाले कमरे में सो गए हैं। बेटी और दामाद भी ऊपर ही थे? वो ऊपर थे सेन वाले बेड के ऊपर, वो अंदर थे, हम नीचे थे। तो अल्लाह जाने उसने फिर क्या ऐसा किया। लेकिन मेरा बड़ा बेटा बता रहा है कि मम्मा जब लाइट गई है ना तो मैं नीचे आया हूँ पंखी लेने के लिए, तो ये ना बेबो का फीडर बना रहा था भाई, अच्छा। तो फीडर में ना कुछ डाल रहे हैं। तो मैंने कहा ये क्या है, तो कहता है वो विटामिन डी का इंजेक्शन है, तो वो मैं इसको पिलाने लगा, डॉक्टर ने दिया है। तो कहता है ठीक है, मैं पंखी लेके ऊपर चला गया हूँ, जाके लेट गया हूँ। तो क्या पता कि फीडर में उसने जो डाला है वो क्या था, वही उसने बच्ची को पिला दिया। सुबह तकरीबन कुछ 6:30 का टाइम यानी था। कि कोई गनूदगी वाली चीज़ थी जो बच्ची को पिला दी। कुछ ऐसा किया ही होगा ना। मैं 6:30 बजे ना मैं सोई हुई थी, तो मेरा बड़ा बेटा जो है ना उसकी आँख खुल गई इसके शोर से, ये रो रही थी, तो उसने पकड़ा, रो रही है भूख से, फिर इस बच्ची को लिया, फीडर लिया, नीचे आ गया। तो मुझे आके कहता है मामा बेबो ना बहुत रो रही है, इसको ना चुप कराओ। मैंने कहा बेटा इसकी माँ को दो दूध पिलाए या इसके बाप को पकड़ाओ। कह बाप उसका है कोई नहीं, माँ उसकी मुँह खोल के कुछ सोई हुई है, बिल्कुल मदहोश है। मैंने बहुत उठाया, उठी नहीं रही। मैंने बच्ची को दूध पिलाया, पिला के ना इसे सुलाया है। तो मैं ऊपर गई हूँ जाके, मैंने कहा वो कह रहा मुँह खोल के सोई हुई है, ऐसे क्यों सो गई है। यानी कि बिल्कुल भी शक नहीं हुआ, पता नहीं चला कि बच्ची की डेथ हो गई या खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो? नहीं मेरी बड़ी सिस्टर जो है ना वो गेट के अंदर ही ना सेन में सोई हुई थी, तो वो माशाल्लाह तहज्जुद गुज़ार हैं, 5 टाइम नमाज़ पढ़ती हैं। तो उनका बीपी शूट किया हुआ था, तो बाजी कह रही है तहज्जुद मेरी रह गई। तो फजर की अज़ान हुई, हमारे घर की दीवार और जामिया की दीवार इकट्ठी है। अज़ान हुई तो बाजी की आँख खुली है, उठी हैं, उन्होंने नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ के तो बाजी कह रही मैं लेटी हूँ, तो थोड़ा बाहर रोशनी दिन चढ़ा लग रहा था, तो ये ना बाहर निकलने लगा है। आपका दामाद? जी। तो मैंने पूछा सनाउल्लाह बेटा किधर जाने लगे हो, तो कहता माँ जी मेरा दिल घबरा रहा है, मैं ज़रा ना बाहर जाने लगा हूँ, रक्शे को भी नज़र मार रहा हूँ, ज़रा बाहर चक्कर लगा के आता हूँ। तो ये बाद में वापस नहीं आया। फजर के टाइम ये निकल गया? बस यही कोई टाइम होगा, टाइम नहीं किसी ने भी नोट किया। सही। यानी उन्होंने सिर्फ उनको जाते हुए देखा उसको। और फिर जो आपकी बेटी है उसकी क्या हालत थी, आपने कब देखा उनको? मैंने जब बच्चे ने बताया, मैं बच्ची को दूध पिला के जाके ना तो मैं इसे सुला के ऊपर गई हूँ, तो देखा तो बच्ची की पल्स नहीं थी। मैंने बड़ा उसकी नब्ज़ चेक किया, उसको देखा है, लेकिन ना समझ से बाहर था। मैंने अपने मोहल्ले की सारी बीबियाँ बुलाई हैं, बीबियाँ आई हैं, उन्होंने सब घबरा गई हैं। सबका बच्ची के साथ बड़ा प्यार था, बच्ची कभी घर से बाहर निकली नहीं थी। जिसने भी आना है आंटी जी, फूफो जी, खाला जी, बहुत मोहब्बत करने वाली बच्ची थी हमारी सबके साथ। तो बस मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की, ये इस्लामाबाद थे, मैंने इन्हें कहा कि इस तरह ये मसला हो गया है, तो मैं क्या करूं। कहते फ़ौरन रेस्क्यू को बुलाओ। रेस्क्यू वालों को बुलाया, उन्होंने भी तसल्ली करके बताया कि बच्ची, तो मैंने कहा मैं अपने हस्बैंड से बात कराती हूँ, आप उनसे बात करें। मुझसे तो बात हो नहीं रही थी उस टाइम, इन्हीं से बात कराई। इन्होंने कहा कि जी आप ऐसा करें, आप तो डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं ना, ये तो हॉस्पिटल वाले बताएंगे, आप इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर दें। हमें घर के करीब सर्विस मियाँ मीर भी लगता है, सर्विस भी लगता है, लेकिन इन्होंने कहा आप सर्विस लेके जाएँ, ये छोटा हॉस्पिटल है वो बड़ा है। सर्विस ले गए हैं वो, वहाँ फिर जो 15-16 डॉक्टर थे, सबकी अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन थी। सब 22 साल की बच्ची को देख के परेशान थे कि इतनी खूबसूरत बच्ची और इस तरह सोई पड़ी है। तो वो डॉक्टरों ने कहा कि लगता है कि कोई पॉइज़न दिया गया है और उसके बाद बच्ची का सांस गुम कर दिया गया है।
मदहोश हुई है तो तभी तो हमें किसी की कोई उसकी आवाज़ नहीं आई। इतने हम घर में फ़र्द पड़े हुए हैं, किसी को तो आवाज़ आती, उसकी आवाज़ तो उसने पहले ही बंद कर दी होगी। परसों हुआ है पोस्टमार्टम, परसों ही हमने बच्ची को सुबह फजर टाइम दफनाया है, तो अभी रिपोर्ट तो आने में टाइम लगेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस वाले हमारे साथ बहुत ताउन कर रहे हैं। हमारे पंजाब पुलिस, हमारे इलाके की जो पुलिस है हमारे साथ बहुत ताउन कर रही है। जो आपका दामाद है वो इस वक्त फ़रार है, और जो उसका भाई है 5वें नंबर वाला, जो जेठ है, जो कि अपनी ही भाभी पर गलत नज़र भी रखता था, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। जी, वो तो उन्होंने फर्स्ट डे जब हमने एप्लीकेशन देने के बाद पर्चा देने गए हैं, तो उसी टाइम ही उन्होंने रेड करके उसको अरेस्ट कर लिया था। लेकिन जो मेन हमारा दामाद है वो फ़रार है। अभी पुलिस तो इनके साथ ताउन कर रही है, लेकिन इंसाफ की उम्मीद करते हैं कि इनको इंसाफ मिलेगा, चूँकि मुलज़िम जो है वो अभी तक फ़रार है, और ये बच्ची आपके साथ है अभी। जी, बच्ची अब हमारे पास ही है। चूँकि पहले भी इनके साथ रह रही थी और अब भी इसकी लुक आफ्टर यही कर रहे हैं। तो अभी आप क्या कहना चाहेंगी देखने वाले नाज़रीन को? कुछ पैगाम देना चाहें, कुछ कहना चाहें? बस यही कहेंगे कि जब भी कोई माँ-बाप अपनी बच्ची की शादी करे, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। देखभाल के, तसल्ली करके शादी करें, कभी किसी पे एतबार ना करें। अल्लाह पाक इनको सब्र दे, और इनके जो घर वाले हैं उनको भी सब्र जमील अता करे। बच्ची के जो वालिद साहब हैं या जो वालिदा हैं, जो भी घर वाले हैं, तो जो इन्होंने बात की वो बड़ी गहरी की है कि जब भी आप अपने बच्चों की शादियां करें, ख़ुसूसन जब बच्चियों की शादियां करें, तो बहुत देखभाल के और जांच पड़ताल करके, लोगों को छानबीन करके अच्छी तरह तो फिर ही शादी करें। क्योंकि आजकल के दौर में लोगों के बहुत सारे रूप हैं, कोई नहीं पता चलता कि कब किसका कौन सा रूप सामने आ जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त भी चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।